24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 11,867 केस सामने आए हैं। 172 लोगों की मौत हुई है और दुर्ग में 674 केस मिले हैं। वहीं रायपुर में 871 नए मरीज मिले, बिलासपुर में 531, रायगढ़ में 821 और कोरबा में 815 नए मरीज मिले हैं। सूरजपुर में 690 मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के 1,25,104 एक्टिव केस हैं। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन शराब की होम डिलीवरी में करोड़ों का ऑर्डर मिला था। पहले दिन 4 करोड़ 32 लाख रुपए का ऑर्डर मिला। 29,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन शराब मंगवाई। CSMCL पोर्टल में पहले दिन 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। पोर्टल का सर्वर डाउन और वायरस अटैक के बावजूद रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो 4 करोड़ 32 लाख रुपए का पहले दिन ऑर्डर मिला है राज्य सरकार को। पहले दिन शराब की होम डिलीवरी में करोड़ों का ऑर्डर मिला है और आज दूसरा दिन है। 29,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन शराब मंगवाई है और खास बात यह है कि सर्वर डाउन और वायरस अटैक के बावजूद भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और ऑर्डर दिया। तो CSMCL पोर्टल में पहले दिन 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 4 करोड़ 32 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी के सिस्टम से सियासत को नशा चढ़ गया है। इस मुद्दे पर पहले से आक्रामक विपक्ष ने इसे लपकने में देर नहीं की। देखिए खास रिपोर्ट। नशे पर सियासत, शराब की होम डिलीवरी शुरू। विपक्ष को रास नहीं आया सिस्टम, बताया आपदा में अवसर की तलाश। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान रायपुर, बिलासपुर में हुई 3 अलग अलग घटनाओं में 12 लोग जहरीले सिरप और स्प्रिट पीकर जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का फैसला लिया। इस सिस्टम में ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति शराब बुक कराकर घर मंगा सकता है। कोविड के बढ़ते प्रकोप में इस तरीके का सिस्टम कई राज्यों में सफल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके लागू होने के साथ ही ये बैठ गया। एक साथ 36,000 लोगों ने जब ऐप में बुकिंग कराई तो सर्वर क्रॉस कर गया। विपक्ष इस फैसले के साथ सरकार की उस मंशा पर भी सवाल उठा रहा है जिसके तहत शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस आपदा में अवसर तलाश रही। भूपेश बघेल ने आपदा को अवसर में कैसे बदला, इसका निकृष्टतम उदाहरण है कि शराब पी के 10 लोग मर गए और इसलिए शराब बिक्री शुरू कर दिया ऑनलाइन। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है कि दुर्घटना में लोगों की मौत होती है तो जांच होता है, मदद की जाती है। उल्टा इन लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दे के प्रयास, यानी ये भी दुर्भाग्यजनक है। बिल्हा में 9 लोग मर के आ गए, उनके परिवार में तो आपदा आ गई, लेकिन उस आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है तो इस सरकार से सीखनी चाहिए कि 9 लोगों को वहां मृत्यु हुई और उसको इस सरकार ने अवसर के रूप में भुना करके ऑनलाइन दारू की जो व्यवस्था की जा रही है, वास्तविक में इस कृत्य की सरकार की निंदा की जानी चाहिए। उधर विपक्ष के आरोप के बाद सरकार बचाव की मुद्रा में और शराब की होम डिलीवरी को एक जायज और सही फैसला करार दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का तर्क है कि लगातार जहरीली चीजें पीने से हुई मौतों के बाद लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था लाना जरूरी था। मदिरा नहीं मिलने के कारण जो सिरप से लेकर अन्य वस्तुओं का सेवन करके उनकी मौत हो रही है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है। जो दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ 7 प्रदेशों से घिरा हुआ है, दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, इसलिए उसको रोकने के लिए जो मंगाना चाहते हैं, जो मदिरा प्रेमी, उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ इसमें राजनीति दिखती है। कोविड महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर हुई तकरार के बीच अब छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी एक सियासी मुद्दा बन गया है। सरकार इस मामले में शराब के शौकीनों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन इस कदम से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। विपक्ष इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हावी नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
और वहीं आज राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्चुअल बैठक लेंगी। सभी कुलपतियों से आज चर्चा करेंगी। वो कोरोना संक्रमण के बचाव और जागरूकता को लेकर चर्चा करेंगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुलपति जुड़ेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ये बैठक होगी जो कि राज्यपाल अनुसुईया उइके लेंगी। कोरोना संक्रमण के बचाव और जागरूकता को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, बीते दिन बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी राज्यपाल से मिला था, मुलाकात की थी उनसे। क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में कोरोना की और प्रदेश सरकार के क्या प्लान्स हैं, उसको लेकर चर्चा हुई थी। और अब राज्यपाल अनुसुईया उइके कुलपतियों से वर्चुअल बैठक करेंगी और संक्रमण के बचाव और जागरूकता को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बात राजनीति की हो और सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाए, ऐसा क्या कभी मुमकिन हो सकता है? अक्सर ही देखा जाता है कि विरोध की आंधी में असल मुद्दा दूर दूर तक नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुलाकात, बैठक होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सियासत पहले दिन से गर्म है। और आखिरकार अब इस मसले पर मची खींचातान में बीजेपी ने अब सरकार से मुलाकात नहीं करने का फैसला लेकर राज्यपाल को कोविड से निपटने के सुझाव दे दिए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष क्या चाहता है, इस संबंध में होने वाली मुख्यमंत्री और विपक्ष की मुलाकात खटाई में पड़ गई है। हालांकि सियासत विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री से समय मांगने के साथ ही शुरू हो गई है, इसलिए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर सिलसिलेवार तरीके से एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। बीजेपी ने सीएम से मुलाकात का समय मांगा, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक की सहमति दी। मुख्यमंत्री ने बैठक के लिए 12 तारीख तय की। बीजेपी ने वर्चुअल बैठक के प्रस्ताव को ठुकराया। बीजेपी सुझाव लेकर राजभवन पहुंची। तो ये वो पूरा घटनाक्रम था जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल आया हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में कोविड-19 एक्टिवेशन से जुड़ी हुई समस्याओं की बजाय बैठक हो या ना हो, ये मामला गरमाया रहा। बीजेपी का आरोप है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है और कोविड वैक्सीनेशन जैसे गंभीर मसले पर गंभीर नहीं है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ही संगठन है, इस पर पूरा बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता, जो जरूरतमंद लोग हैं, कोरोना पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा कर ही रही है। और जो एक्चुअल स्थिति है गांव में, शहरों में, उसको हम लोग मिल के फेस टू फेस बताना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, 4 दिन बाद का समय दे रहे थे। और यहाँ तो आज ऐसा समय चल रहा है कि 1-1 घंटा कीमती है। 1-1 घंटे में लोग तड़प के मर रहे हैं। और आज दूसरी बात को यहाँ महामहिम गवर्नर जी को दिए हैं कि आप सरकार को निर्देशित करिए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पास विपक्ष की बात को सुनने का, और वो भी कोविड को लेकर एक सार्थक चर्चा में रचनात्मक सुझाव देने के लिए जो योजना बनी थी, और उस योजना का क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने कहा पत्र के माध्यम से कि समय दे, 3-4 दिन का समय दिया जाता है, और वो भी वर्चुअल मीटिंग का। ये तो विपक्ष का अपमान है, और जो हम चाहते हैं अपनी बात रखना, उस बात का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कितना गंभीर है ये दिखाता है। और ये हम आज महामहिम से मिलकर यही बताना चाह रहे थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोविड-19 में सभी जगह पर वर्चुअल बैठक का सिलसिला जारी है। बीजेपी खुद अपनी राजनीतिक बैठक वर्चुअल माध्यम से कर रही है। ऐसे में बैठक के माध्यम को लेकर बीजेपी का मुद्दा बनाना गलत है। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, मुझे लगता है। विपक्ष के साथियों को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मंत्रियों से भी मीटिंग करते हैं, कभी कभी कैबिनेट की बैठक भी ऑनलाइन होती है। तो कोई परिस्थिति होगी कि एक के लिए मिले, दूसरे के लिए नहीं मिले, तो ऐसा मत भेदभाव ना लगे। उन्होंने जिस बात को भी ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी ने अगर मिलने के लिए ऑनलाइन भी कहा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बात को अपने को नकारना चाहिए, मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 और वैक्सीनेशन की व्यवस्था की लड़ाई बैठक की लड़ाई बन गई है। सियासत में मुद्दे परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जब जनता की सुविधा की बात होती है तो ऐसे मसले पर सियासत की जगह चर्चा जरूरी होती है, जो छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रही। रायपुर से बंसल न्यूज के लिए मोहन तिवारी की रिपोर्ट। और पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। मेडिकल स्टोर स्टाफ को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की उन्होंने मांग की है। टीकाकरण में प्राथमिकता देने की भी मांग की है। जान जोखिम में डालकर काम करने का उन्होंने हवाला दिया।
तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। मेडिकल स्टोर स्टाफ को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की उन्होंने मांग की है। उनका कहना है कि जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। इसी के साथ टीकाकरण में भी प्राथमिकता देने की मांग की। बात छत्तीसगढ़ की करें तो वैक्सीनेशन को लेकर नित नए प्रयोग की कड़ी में अब फ्रंटलाइन वॉरियर का हिस्सा भी जुड़ गया है और अब नए पैटर्न के साथ वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है, जिसमें सामान्य कार्डधारियों के लिए कम वैक्सीन मिलने की वजह से केंद्रों में भारी भीड़ देखी जा रही है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद काउंटर वर्गों के हिसाब से बदल दिए गए हैं। अब इसमें एक नई कैटेगरी को जोड़ दिया गया है जो फ्रंटलाइन वर्कर की है। अब तक कुल वैक्सीन का 33% अंत्योदय कार्डधारी को, 35% बीपीएल कार्डधारी को और 33% सामान्य कार्डधारियों को दिया गया था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का वैक्सीनेशन को लेकर एक नया फार्मूला आया है, जिसके मुताबिक कुल वैक्सीन का फ्रंटलाइन वॉरियर्स को 20%, अंत्योदय कार्डधारी को 12%, गरीबी रेखा कार्डधारी को 52% और एपीएल कार्डधारी को 16% दिया जा रहा है। इस हिसाब से केंद्रों में वैक्सीन लग रही है, जिससे एपीएल धारी सामान्य कार्डधारियों को कम टीके मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें केंद्रों में देखने को मिल रही है। बीजेपी इस तरीके की दिक्कतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसने अलग अलग वर्गों में बांटकर वैक्सीनेशन कराने का विरोध किया है। हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में जो बीपीएल वैक्सीनेशन सेंटर है वो खाली पड़े हुए हैं और एपीएल के लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर वैक्सीनेशन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ बंद होना चाहिए। वैक्सीनेशन का अलग अलग वर्गीकरण होने की वजह से किसी वर्ग को कम और किसी वर्ग को ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता पड़ रही है। वैक्सीनेशन के वर्गीकरण के कारण होने वाली दिक्कतों का आज स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह स्वीकार किया है कि वैक्सीनेशन को अलग अलग वर्गों में बांटने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये सही है कि शहरी क्षेत्रों में एपीएल का दबाव ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र होंगे, दूर दराज के क्षेत्र होंगे, उनमें एपीएल की संख्या भी कम होगी और दबाव भी कम होगा। तो अब क्या इसको सरलीकरण और किया जा सकता है? जहां एपीएल ज़्यादा हो, प्रदेश का प्रतिशत हम उतना ही रखें, 16% ना तोड़ें, लेकिन जहां एपीएल कम है वहां कुछ कम और जहां ज़्यादा है कुछ ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। मैं आज बात करूंगा। मैनेजमेंट में दिक्कत जाती है जरूर, वरना आप देखोगे तो सुकमा में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में, सरगुजा के भी ग्रामीण क्षेत्रों में इतने एपीएल आपको नहीं मिलेंगे, 16% नहीं मिलेंगे और नगर निगम इलाकों में आप देखोगे तो 40% भी एपीएल की कैटेगरी के हो सकते हैं। तो वो दबाव ऐसे क्षेत्रों में है। छत्तीसगढ़ के शहरों में रहने वाले एपीएल के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और जागरूक हैं, इसलिए वे वैक्सीन लगाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं, लेकिन उनको सबसे कम 16% टीके ही मिल पा रहे हैं। ऐसे में ये राज्य में बहस का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन सिस्टम को लेकर एक बार फिर नया प्रयोग देखने को मिले। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में आंतरिक चुनाव फिर टल गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा, जिसका बाकी सदस्यों ने विरोध किया। अब कोरोना संकट के बाद चुनाव होगा। कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि कोरोना से उबरने के बाद चुनाव पर फैसला लिया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने सामूहिक तौर पर फैसला लिया है कि मौजूदा परिस्थिति में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला लिया कि जून में ना होकर चुनाव आगे बढ़ाए जाएं। परिस्थिति को देखते हुए आगे फिर से तारीख तय की जाएगी। पिछले साल अगस्त से अध्यक्ष पद के चुनाव 3 बार टल चुके हैं। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था। अभी भी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के ही हाथों में है।
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को फ्रंट लाइनर माने जाने के फैसले के बाद बिलासपुर में पत्रकारों और उनके परिवारों को जिला प्रशासन ने प्राथमिकता देते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीका लगाया। बता दें कि देश भर में पत्रकार कोरोना काल के दौरान निरंतर दिन रात मेहनत कर जनता की खबरों को प्रशासन तक और प्रशासन की सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब ने बीते दिनों समस्त मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वॉरियर मानने की मांग प्रदेश सरकार से भी की थी। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और उन्होंने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया है। तो ये जो सेंटर है विशेष करके फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है, जिसमें आज काफ़ी संख्या में पत्रकार और उनके परिवार के लोगों का यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। पत्रकारों को भी 18+44 पत्रकारों को भी इसमें कोरोना इसमें अपना वर्कर्स साइड में लिया जाए, उनको अपना वैक्सीन लगाया जाए। उसी के तहत आज यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में दक्षिण सभा भवन में सुबह से आज 10:30 बजे से 18+44 वालों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। अच्छे खासी इसमें उत्साह सभी अपने पत्रकार साथियों में। यहाँ करीबन 100 से ऊपर अभी पत्रकार साथी हमारे आए। उनके परिवार वालों को भी आज यहाँ पे पत्नी को, बच्चों को, सभी को वैक्सीन लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना वॉरियर्स इनको घोषित किया है हमारे पत्रकार साथियों को, और वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको, साथ ही आप भी लगातार इन चीज़ों को उठाते रहे हैं, उसके लिए आपको बंसल न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पत्रकार हित में आप लोग ये खबरें चलाते रहे हैं। आज ये वैक्सीनेशन अलग से हमने प्रेस क्लब के द्वारा एक कैंप कराया है, जिसमें जो 18+ के हमारे पत्रकार साथी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। साथ ही उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुए हाई प्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आ गया है। आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सीनियर वकील राजकुमार तिवारी ने बताया कि हत्याकांड में शामिल किमसी जैन को बरी कर दिया गया। जज ने किमसी को लेकर कहा कि परिस्थितिजन्य प्रकरण है और किमसी के खिलाफ परिस्थितियां प्रमाणित नहीं हुई हैं। आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल नवंबर 2015 में अभिषेक मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। 10 नवंबर 2015 की शाम शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण हुआ था। किडनैपिंग की खबर ने तब पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी थी। पुलिस ने भी इसे सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसमें माननीय न्यायालय ने 5 सालों के विचारण के पश्चात 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 5,000 रुपये फाइन, अन्य 2 धाराओं में भी अर्थदंड और सजाओं से उनको दंडित किया है, तथा किमसी जैन को उसके खिलाफ परिस्थितियों जन साक्ष्य न मिलने की वजह से दोष मुक्त किया गया है। और सुकमा से खबर है, विस्फोटक सामग्री के साथ नक्सली गिरफ्तार हुआ है। चिंतलनार थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई। कोबरा 201 और जिला बल की कार्रवाई है। ये डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इसी के साथ नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। सफलता यहां पर जवानों के हाथ लगी है। चिंतलनार थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई। कोबरा 201 और जिला बल की ये कार्रवाई थी। चिंतलनार थाना क्षेत्र से नक्सली को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी है। 21 जिलों में आंधी पानी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिजली गिरने की भी आशंका है। कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बिलासपुर, इसी के साथ कोरबा, पेंड्रा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कवर्धा जैसे क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। बारिश का अलर्ट है इन जिलों में। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कवर्धा की बात कर लेते हैं, जहां बारिश होने से करोड़ों की धान भीग गई है। खरीदी केंद्र में खुले में धान रखी हुई थी। तो जिले के 94 खरीदी केंद्र में पानी से बचाव की व्यवस्था नहीं है। खरीदी केंद्र की लापरवाही सामने आई है। धान भीगने से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। तो करोड़ों का धान भीग गया।
खरीदी केंद्र में खुले में ये धान रखा हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारिश हुई और ये धान भीग गया। 7,000 धान भीगकर राख नहीं दिया जा रहा है। देखिए क्या है हालचाल। ग्राम हरिन छपरा में धान उड़ाकर धान। और बिलासपुर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश में बिजली गिरने की भी आशंका है। 2-3 दिनों में पड़ी भारी गर्मी की वजह से सिस्टम बना है और अब बारिश की संभावना है। तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई भी है बीते दिन भी। 2-3 दिनों में पड़ी गर्मी के बाद अब सिस्टम बना है और आगामी दिनों में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी और अब बिजली गिरने की भी संभावना है। हालांकि अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है। और इसी कड़ी में अगर कवर्धा की बात करें तो जिले भर में जमकर बारिश हुई है। गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश के कारण जगह जगह बिजली के खंभे गिर गए हैं। वनांचल क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों में ब्लैकआउट है। गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। तो जिले भर में जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण जगह जगह बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है।